देखिए, ओल्ड डेज़ में मतलब एकदम अगर मैं पुराने दिन में चली जाऊँ, जैसे मेरे मम्मी पापा के टाइम का जो टाइम है, हुँ। वो लोग बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं। कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में ज़्यादा पावरफुल कौन-सा है? देखिए, हर किसी का अलग-अलग परसेप्शन रहता है, लेकिन मेरे हिसाब से या मेरा एक्सपीरियंस है, एस्ट्रोलॉजी ज़्यादा पावरफुल है। अब के ज़माने में जब शादी होगी उससे पहले आप रिलेशनशिप में आओ, पहले किसी को जानो अच्छे से, नहीं समझ में आए तो मत करो वरना करो। आपका इस पे क्या कहना है? देखिए, अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकल वे में बोलूँ तो ऐसा भी हो सकता है कि आप एक इंसान के साथ 10 साल से रिलेशनशिप में हो। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके ग्रह के साथ कौन-सा ग्रह बैठ रहा है, आपके ग्रह के अगेंस्ट कौन-सा ग्रह है, आपको कैसे अपनी लाइफ में करियर चाहिए, आपको कैसे अपनी लव लाइफ को आगे जाके बनाना है, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। तो आज हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर अरित्रिया बैनर्जी और ये है एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजिस्ट। अगर आपको जानना है अपने ग्रहों के बारे में, तो आइए इनसे मिलिए। हेलो, मैं हूँ डॉक्टर अरित्रिया बैनर्जी। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट और आज यहाँ मैं आई हूँ प्लैनेट्स के बारे में, रिलेशनशिप्स एंड कॉम्पैटिबिलिटीज़ प्लैनेट्स का कहाँ क्या प्लेसमेंट के साथ क्या हो सकता है, ये सब बारे में बात करने के लिए। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में ज़्यादा पावरफुल कौन सा है? देखिए, हर किसी का अलग-अलग परसेप्शन रहता है, लेकिन मेरे हिसाब से या मेरा एक्सपीरियंस है, एस्ट्रोलॉजी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी डिराइव होता है एकदम, मतलब अकॉर्डिंगली आप जब जन्म लेते हो, आपका बर्थ टाइम वाइज़, आपका डेट ऑफ बर्थ वाइज़ जो प्लैनेटरी पोजीशंस होता है एस्ट्रोनॉमिकली, वहाँ से आपका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट डिराइव होता है। जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स, आपका फ्यूचर, आपका प्रेजेंट, आपका पास्ट लाइफ कर्मा, आपका आप कौन से दिशा में जाओगे तो क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, जो ज़्यादा एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकता है। जहाँ पे न्यूमरोलॉजिकली क्या होता है कि सिर्फ आपका डेट ऑफ बर्थ से प्रेडिक्ट किया जाता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि न्यूमरोलॉजी में एक्यूरेसी नहीं होता है, लेकिन परसेंटेज वाइज हम अगर देखें तो एस्ट्रोलॉजिकली एक्यूरेसी ज़्यादा होता है। ओह ग्रेट। तो मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है दैट एस्ट्रोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो अगर हम करियर वाइज उसके रिलेशन में अगर हम बात करें तो क्या करियर के लिए एस्ट्रोलॉजी बता सकती है कि वो कितना अच्छा जाने वाला है फ्यूचर में या कितना बुरा? डेफिनेटली कैरियर वाइज आपका जो 6th हाउस है, आपका जो 10th हाउस है, प्लस आपका जो सेकंड हाउस है, वो फाइनेंशियल स्टेटस आपका क्या रहेगा, नहीं रहेगा। कैरियर वाइज आपका बिजनेस होना चाहिए कि आपका जॉब होना चाहिए, आप फ्रीलांसिंग वे में जा सकते हो या कोई भी क्रिएटिव लाइन में जा सकते हो, डेफिनेटली। एंड एस्ट्रोलॉजी चार्ट होता ही है आपको गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए, ताकि वो गाइडेंस सुन के या समझ के आपके लिए जो बेटर होगा, आप उस रास्ते में जा सको। ओह ग्रेट। तो मैम बहुत रिलेशनशिप ऐसी होती हैं जो बहुत अच्छी चलती हैं 3 साल 4 साल, बट फिर अचानक से एक दिन ब्रेकअप, या बहुत मैरिजेस होती हैं जो बहुत साल रिलेशनशिप करने के बाद शादी करते हैं बट उसके बाद कुछ टाइम बाद उनका डिवोर्स। डिवोर्स। तो ऐसा क्या होता है अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी कि ऐसा हो जाता है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो? देखिए, न्यूमरोलॉजिकली भी हम कॉम्पैटिबिलिटी डिराइव करते हैं, जो एक पर्सन का रूलिंग नंबर और डेस्टिनी नंबर में जो कॉम्पैटिबिलिटी रहता है, नंबर 1 के साथ नंबर 5 का या नंबर 8 का या कुछ भी है, तो उससे ये पता चल जाता है कि वो लोग रिलेशनशिप में रहेंगे तो वो कैसा हो सकता है, मैरिज लाइफ में जाएंगे तो वो कैसा हो सकता है। मोर एक्यूरेटली आप अगर दोनों का एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट मिलाते हो, जिसको हम हॉरोस्कोप मैचिंग बोलते हैं, कुंडली मिलाना बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि दोनों का राशि के बीच, लग्न के बीच, गण या नादी, एवरीथिंग मैटर्स वेरी मच। मतलब आपका अगर, मतलब ये भी होता है कि आप अगर प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत आ सकता है, वो भी आप एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट मिला के देख सकते हो। और अभी क्या होता था कि ओल्ड डेज में हम सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट एक दूसरे का मिलाते थे, लेकिन अभी हम उस चीज़ को और भी एक्यूरेटली देखने के लिए दोनों का
अलग अलग से मैरिज हाउस या रिलेशनशिप हाउस, जैसे रिलेशनशिप हम लोग देखते हैं 5th हाउस से और मैरिज हम लोग देखते हैं 7th हाउस से। तो वहाँ पे कौन सा प्लैनेट सिचुएटेड है, उसका पॉजिटिविटी क्या है, नेगेटिविटी क्या है, एक दूसरे की लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकते हैं, तो ये सब और भी एक्यूरेटली प्रेडिक्ट किया जा सकता है। अभी मान लो किसी का रिलेशनशिप हाउस में या मैरिज हाउस में शनि या राहु बैठे हुए हैं, तो उन लोगों का क्या होता है कि बहुत साल तक रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, लेकिन अचानक से आपका जो पार्टनर होगा आपको छोड़ के चला जाएगा बिना कोई क्लोजर दिए, बिना कोई परफेक्ट रीजन के, या कुछ भी ये चीज़ हो सकता है। और अगर मान लो कि आपका 7th हाउस में अगर राहु और बृहस्पति जो जुपिटर है वो अगर कॉन्जुगेट होके है, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपका जो इन लॉज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जो कि आजकल 10 में से 8 लड़कियों को फेस करना पड़ता है, तो वो सब बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो हम लोग चार्ट देख के बोल सकते हैं। प्लस कुछ कुछ रिलेशन कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं जो आपके पास्ट लाइफ के कर्मा के थ्रू आपके लाइफ में आते हैं, एंड प्रेजेंट लाइफ में जो आपको वो कार्मिक लेसन्स प्रोवाइड करते हैं। तो कार्मिक रिलेशनशिप्स कैसा होता है कि बहुत अचानक से आप दोनों का रिलेशनशिप बिल्ड होगा, एक इंस्टेंट वाइब आप लोग फील करोगे, आप लोग को लगेगा कि हाँ 2 दिन में तो हो ही सकता है, यही मेरा सोलमेट है, यही लाइफ पार्टनर है। लेकिन दिन के बाद दिन ना आप उस पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते रहोगे, और ये कोई भी एक साइड से होगा, दोनों साइड से नहीं होगा। कोई भी एक पार्टनर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होगा और कोई भी एक पार्टनर बहुत ज़्यादा, मतलब या तो प्रैक्टिकली चलना या फिर सिचुएशनशिप काइंड ऑफ थिंग जो आजकल बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली तो वो चीज़ होता है। फिर उसके बाद ऑन एंड ऑफ होना स्टार्ट हो जाता है। तो अब जिस मतलब जो इंसान के लाइफ में वो कार्मिक लेसन देने के लिए आया है, तो उसको सफर करना पड़ता है। तो और जब तक उसका वो कार्मिक लेसन कंप्लीट नहीं होगा, वो अपने आप को उस रिलेशन से हील भी नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो ऐसा बहुत चीजें होता है रिलेशनशिप एंड मैरिज ओरिएंटेड। तो अगर 2 लोग साथ में रह रहे हैं और दोनों लोग के अलग अलग ग्रह हैं, क्या एक का ग्रह दूसरे पे अफेक्ट करता है दूसरे की लाइफ? आफ्टर मैरिज, बिफोर मैरिज उतना, मतलब मेरा अगर शनि खराब है या फिर मेरा शनि अगर नेगेटिवली मेरे मैरिज हाउस में बैठा हुआ है, तो वो रिलेशनशिप में मेरे पार्टनर को इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन जब मैरिज होता है, दोनों का गोत्र एक होता है, या पूजा पाठ करके जब सोशली हम लोग मैरिज करते हैं, उसके बाद, क्योंकि उसके बाद एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़्यादा होता है। मैरिज होने के बाद हम लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ इंटीमेसी हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है। उस टाइम पे अगर मेरा सैटर्न खराब है या कुछ है, तो वो इफेक्ट मेरा पार्टनर के ऊपर भी आएगा। ओके। तो अगर हम जनरेशन वाइज बात करें, आपके पास बहुत लोग आते होंगे, कुछ जेनजीज जनरेशन के और कुछ ओल्ड जनरेशन के। एकदम। तो क्या डिफरेंस है इनके बिलीव्स में? कौन कितना न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता है, कौन कितना कम? देखिए, ओल्ड डेज में, मतलब एकदम अगर मैं पुराने दिन में चली जाऊँ, जैसे मेरे मम्मी पापा के टाइम का जो टाइम है, वो लोग बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे न्यूमरोलॉजी इतना पॉपुलर नहीं था, या फिर न्यूमरोलॉजी के बारे में सबको नॉलेज नहीं था। तो तब क्या होता था कि एस्ट्रोलॉजिकल जो भी पंडित वगैरह होते थे, वो लोग घर जाके पाम रीडिंग करके या फिर चार्ट देख के जो भी बोल देते थे, तो वैसा चीज़ होता था। तो तब के ज़माने में एस्ट्रोलॉजी बहुत ज़्यादा फेमस था, और एस्ट्रोलॉजी तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी बहुत साल से चलता आ रहा है, उसको लेके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो मिडिल एज का जो है, जो जेनजी के जो पहले है मिलेनियल, तो उन लोगों में 50% लोग एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में बिलीव करते हैं, 50% लोग नहीं करते हैं। क्योंकि उस टाइम में बीच में क्या हुआ था कि इतना एस्ट्रोलॉजी को लेके सबके बीच इतना, मतलब चर्चा करना या कुछ करना, इतना कुछ नहीं होता था। प्लस वो लोग इतना शादी के पहले इतना मिलाना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा, इतना वो लोग नहीं मानते थे। और प्लस क्या होता था कि उस टाइम पे ना कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं था कोई भी चीज़ में, वो आपका पर्सनल लाइफ में हो, पर्सनल डेवलपमेंट में हो, आपका प्रोफेशनल लाइफ में हो।
तो कंपटीशन जितना कम होगा आपका स्ट्रेस लेवल उतना कम रहेगा। जी। तो उस टाइम पे इंसान को इतना ज़्यादा एस्ट्रोलॉजिकल या स्पिरिचुअल गाइडेंस का ज़रूरत नहीं पड़ता था। अभी क्या हो रहा है जेनजी में या फिर जो अल्फा जेनजी आ रहे हैं, अभी कंपटीशन बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा। और बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में भी आप देखोगे बहुत ज़्यादा सिचुएशनशिप, कमिटमेंट नहीं देना, बार बार ब्रेकअप्स हो जाना, ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इंसान को और ज़्यादा हील होना पड़ रहा है उस चीज़ से। प्लस कोई भी इंसान आपके सामने वो फेक हो सकता है। आजकल के दिन में आप अलग से समझ ही नहीं पाओगे कि ये इंसान, जब तक वो आपको चीट नहीं करेगा आप नहीं बोल पाओगे कि वो इंसान झूठ बोल रहा है। और थर्ड क्या है कि प्रोफेशनल लाइफ में भी आजकल पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा, गवर्नमेंट जॉब में इतना दिक्कत आना, बिजनेस में भी इतना, क्योंकि हर घर में सेम प्रोफेशन के लोग मिल जाते हैं। तो ये सब चीज़ जितना बढ़ रहा है तो इंसान फिर से स्पिरिचुअल गाइडेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर से एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी का हेल्प लेना चाहते हैं कि पहले से वो लोग समझ जाए कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो वो फ्रस्ट्रेशन लेवल और स्ट्रेस लेवल जो होता है वो लोग थोड़ा बैलेंस्ड कर पाते हैं। हाँ। तो आप मॉडर्न कल्चर पे क्या कहना चाहोगे? ये जो कल्चर है कि अब के ज़माने में जब शादी होगी उससे पहले आप रिलेशनशिप में आओ, पहले एक दूसरे को जानो अच्छे से, नहीं समझ में आए तो मत करो वरना करो, आपका इस पे क्या कहना है? देखिए, अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकल वे में बोलूं तो ऐसा भी हो सकता है कि आप एक इंसान के साथ 10 साल से रिलेशनशिप में हो, लेकिन आफ्टर मैरिज लाइफ आपको जो देखने को मिल रहा है या फिर आपका जो इन लॉज का बिहेवियर है, या कभी कभी ऐसा होता है कि आपका स्पाउस का या हस्बैंड, मतलब कोई भी हो सकता है, बिहेवियर फटाक से चेंज हो जाता है मैरिज के बाद। तो मैं पहला चीज़ बोलूँगी कि आप पहले रिलेशनशिप में रहो, लेकिन आपका जो भी कॉम्पैटिबिलिटी है या कुछ भी, वो आपको न्यूमरोलॉजी वाइज देखना हुआ, एस्ट्रोलॉजी वाइज देखना हुआ, आप मैरिज के पहले वो एक बार चेक करवा लो, ताकि अगर कोई आपका चार्ट में प्रॉब्लम है तो आप मैरिज के पहले कुछ रेमेडीज या कुछ फॉलो करके उस चीज़ को मतलब थोड़ा सा कम कर सकते हो। या फिर आपको अगर हम लोग गाइडेंस प्रोवाइड कर दे कि आप ऐसा करोगे तो उसका ये ट्रिगर पॉइंट एक्टिव हो सकता है, या फिर आपके इन लॉज के साथ आपको और थोड़ा ज़्यादा एडजस्ट करना होगा, या फिर आप लोग अगर आपके घर से थोड़ा दूर रहो तो आपका रिलेशनशिप ज़्यादा, तो जो गाइडेंस है वो आप लोग पहले ले लो, ताकि आफ्टर मैरिज लाइफ आप लोग को कोई प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े। नहीं तो आजकल के दिन में जो है कि 10 साल का रिलेशनशिप भी मैरिज के बाद डिवोर्स हो जाता है, और जहाँ 2 महीने का रिलेशनशिप फॉर एवर लास्ट कर जाता है। तो वो कम्प्लीटली वाइब मैच के ऊपर और प्लैनेट्स के मैच के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल। तो अगर हम लोग इन लॉज की बात करें, क्या इन लॉज के भी जो ग्रह होते हैं वो भी प्रभाव डालते दुल्हन और दूल्हे पे? नहीं, उन लोग का ग्रह डायरेक्टली प्रभाव नहीं डालते हैं। अपना बेटे के ऊपर या फिर अपना जो चाइल्ड है उसके ऊपर डालेगा, लेकिन हम बाहर से जिसको शादी करके ला रहे हैं उसके ऊपर नहीं आएगा वो एनर्जी का डायरेक्ट। मैंने सुना है कि जो शनि का जो ग्रह होता है और जो मंगल का ग्रह होता है, इन दोनों की ही आपस में बिल्कुल नहीं पटती है, एकदम नहीं, और इनको शादी भी नहीं करनी चाहिए। क्या ये सच है? और आपका इस पे क्या कहना है कि उनको बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए या नहीं? देखिए, प्रॉब्लम क्या होता है कि मंगल फायर एनर्जी है, ठीक है? तो अब मंगल हर एक चीज में बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव रहते हैं। जैसे उन लोग को गुस्सा आता है तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, अगर अपसेट होते हैं तो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं। तो वो लोग बहुत ज्यादा इमोशनली ड्रिवन होते हैं, एज वेल एज वो लोग जिसको चाहेंगे उसके लिए कुछ भी कर देंगे, मतलब अपने आप को पूरा दे देना, सब कुछ कर देंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट होता है कि उन लोगों का पार्टनर जब इमोशनली अनअवेलेबल हो जाते हैं उन लोग के लिए, एंड प्लस जब उन लोगों को कोई भी इलॉजिकल चीज़ों पे एडजस्ट करने बोलते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम सैटर्न का क्या क्रिएट होता है कि सैटर्न बहुत ज़्यादा मैटेरियलिस्टिक प्लैनेट होता है। तो जिन लोगों का भी रूलिंग प्लैनेट में शनि रहेगा या जो भी रूलिंग स्टार में शनि रहेगा, तो उसमें क्या प्रॉब्लम होगा कि वो इंसान बहुत ज़्यादा लॉजिकली ड्रिवन होने लगेगा। मतलब एक मैरिज लाइफ के लिए दोनों चीज़ को बैलेंस करो, या तो फिर इमोशनली अपना पार्टनर को समझो। बिल्कुल।
तो सैटर्न से वो चीज नहीं होता है, प्रैक्टिकल होता है वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि वो लोग सिर्फ पैसे के बारे में ही सोच रहे हैं, सिर्फ जॉब के बारे में, सिर्फ करियर के बारे में, अपना पार्टनर के बारे में सोच ही नहीं रहे, तो वहां पे इमोशनल गैप क्रिएट होना लग जाता है। तो उस जगह पे मंगल और शनि का कनेक्शन बहुत खराब हो जाता है। तो क्या इन लोगों को बिल्कुल ही शादी या रिलेशनशिप? शादी तभी इन लोग को करना चाहिए अगर सैटर्न एक डिसिप्लिन मेंटेन करे अपना लाइफ में, प्लस उसको अगर समझ में आए कि कैसे मैटेरियल चीज़ों को और इमोशनल चीज़ों को बैलेंस मेंटेन करना चाहिए, तब वो लोग एक साथ रह सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर हम ग्रहों की बात करें तो कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा इमोशनल है और कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल? देखिए, सबसे ज्यादा इमोशनल तो हम बोलेंगे मून, चंद्र, क्योंकि वो डायरेक्टली हम लोग का हार्ट चक्र के साथ कनेक्टेड रहते हैं, एंड हम लोगों का इमोशंस का जो मूड स्विंग्स होता है या अप एंड डाउन जो फेज आता है, वो सब मून ही गवर्न करते हैं। बिल्कुल। तो वो सबसे ज़्यादा इमोशनल प्लैनेट होते हैं, एंड उन लोग का इमोशनल जो डिपेंडेंसी होता है औरों के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा होता है। एज वेल एज हम लोग अगर देखें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल प्लैनेट शनि से भी ज़्यादा जो होता है वो है राहु। 4 नंबर 4। एक तो वो लोग बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं, दूसरा है कि वो लोग एकदम भी एक्सप्रेसिव नहीं होते। उन लोग के अंदर जो भी चीज़ होता है वो उन लोग के अंदर ही एक ब्रेन फॉग क्रिएट करने लगता है, और वो लोग बहुत ज़्यादा अपनों में ही, मतलब इल्यूशंस क्रिएट होना लग जाना, वो लोग सोच कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, ठीक है। प्लस उन लोग को मतलब एक माइंड का जो स्टेबिलिटी होता है ना, वो बहुत कम होता है। मतलब आपका करियर वाइज बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन इमोशनल साइड से वो थोड़ा कम रहता है। अगर आप वो चीज़ में हील नहीं कर पाओ खुद को, या मास्टर नहीं कर पाओ खुद के इमोशंस को बैलेंस करना, तो उस साइड से बहुत प्रॉब्लम होता है। इसलिए राहु क्या करता है, राहु बहुत चालाक प्लैनेट होता है, राइट। इट्स ए प्लैनेट ऑफ मोह। मतलब जो भी करेंगे वो लोग वो चीज उसका एडिक्शन में आ जाएगा। मतलब प्रेम, पैसा कमा रहे तो हमको और ज्यादा पैसा चाहिए, जितना ज्यादा पैसा चाहिए। प्यार कर रहे तो तुमसे और ज्यादा प्यार हमको चाहिए। हम कुछ प्रोवाइड करे ना करे, लेकिन तुमसे वो चीज हमको चाहिए और ज्यादा चाहिए। तो ये सब चीजों के लिए वो बहुत ज्यादा इमोशनली अनअवेलेबल हो जाता है पार्टनर के लिए। मतलब उनको चाहिए ज्यादा होता है और देना प्रोवाइड कम करना होता है। तो फिर तो जो भी राहु प्लैनेट वाले जो भी ग्रह के लोग होंगे, उनके साथ पटना तो हर ग्रह के लिए थोड़ा मुश्किल नहीं, हर ग्रह के लिए मुश्किल होगा। राहु के साथ नंबर 1 जा सकते हैं, क्योंकि नंबर 1 भी थोड़ा रिजिडनेस को समझता है, प्लस थोड़ा कैरियर ओरिएंटेड होते हैं, और नंबर 1 को इमोशनल थिंग्स और प्रोफेशनल थिंग्स बैलेंस करना बहुत अच्छे से आता है। तो जहाँ वो राहु को सपोर्ट भी कर पाते हैं, उस साइड से समझ पाते हैं, तो नंबर 1 इज गुड। एज वेल एज नंबर 2 इज वेरी गुड फॉर राहु, क्योंकि नंबर 2 जब किसी के ऊपर इमोशनली डिपेंड हो जाते तो वो छोड़ नहीं पाते। तो नंबर 4 से कुछ भी मिले, नंबर 2 उसको देता रहेगा, बैलेंस होता रहेगा। तो नंबर 2 बहुत अच्छा है। नंबर 7 केतु राहु के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि केतु इज माया, राहु इज मोह। तो दोनों जब एक जगह आ जाते हैं तो नेचर में एक बैलेंस क्रिएट हो जाता है। अच्छा। दोनों का आपस में जो बॉन्डिंग होता है, फ्रेंडशिप का जो बॉन्डिंग होता है, जो आइडियाज जो शेयरिंग करने का टेंडेंसी होता है, वो सब बहुत अच्छा होता है। एक दूसरे को ग्रो करने में वो लोग हेल्प कर पाते हैं। तो मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे यही होगा कि अगर हम ग्रह बुध की बात करें, जो शायद 5 नंबर होता है। यस, नंबर 5। हाँ, तो इन ग्रह के जो लोग होते हैं वो बाकी ग्रहों से कैसे मतलब कंपैटिबल होते हैं? देखिए, नंबर 5 का जो दिमाग होता है वो बहुत तेज होता है। ये लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम आता है जब हम लोग बॉन्डिंग या पार्टनरशिप या रिलेशनशिप का बात करते हैं। तो इन लोगों को बहुत फ्री रहना या इंडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा चाहिए। आप मुझको जितना छोड़ के रखोगे, मेरे जैसा रहने दोगे, मुझसे एक्सपेक्टेशन कम रखोगे, उतना ही मैं आपको सपोर्ट करूँगा, उतना ही मैं आपके लिए लॉयल रहूँगा। लेकिन जिस मोमेंट में मुझको ऐसा फील
हो जाए एक बार कि आप मुझको कोई भी चीज़ में बहुत ज़्यादा टोक रहे हो, बांधना चाह रहे हो, एकदम आपके एक्सपेक्टेशन वाइज ही मुझको चलना होगा, कुछ भी होगा, वहाँ पे नंबर 5 का दिमाग जो होता है वो एकदम फिकल हो जाता है। तब प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो नंबर 5 को इंडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा पसंद है। उसको जितना आप छोड़ के रखोगे वो उतना अच्छा रहेगा। तो ये जो नंबर 5 है, चार दीवारी वाला ग्रह नहीं है, इसको बंद के रहना नहीं पसंद है? नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं, इंडिपेंडेंट रहना पसंद है एकदम। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि अगर हम लोग ग्रहों की बात करें, जैसे कि अभी आपने बुध की बात की, तो क्या ये एक फ्रेंडली ग्रह है या कोई और ग्रह है जो इससे ज्यादा फ्रेंडली ग्रह है जिसके और नहीं, पट सकते हैं? बुध बहुत फ्रेंडली प्लैनेट है, मतलब बहुत ज्यादा, क्योंकि देखिए बुध का जो कम्युनिकेशन पावर होता है, नंबर 5 इज द नंबर ऑफ कम्युनिकेशन। तो इन लोग का कम्युनिकेशन पावर अदर नंबर से या प्लैनेट से बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए ये कोई भी जगह जाएगा, किसी भी इंसान से मिलेगा, ये बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं अपने, और अगर उस इंसान के साथ इसका वाइब मैच हो जाएगा तो उस इंसान को भी ये लोग अपने तरफ बहुत एक्सप्रेसिव कर लेते हैं, ये भी खुद बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाता है। तो बॉन्डिंग बनाना नंबर 5 के लिए बहुत ईजी है, लेकिन उस बॉन्डिंग को मेंटेन करके रखना, क्योंकि नंबर 5 बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं कोई भी चीज से, तो उसको लाइफ में हमेशा एंटरटेनमेंट चाहिए। तो नंबर 5 के साथ ऐसा ही नंबर जाएगा जो भी लाइफ को एक एडवेंचर के तरह या एक्सपेरिमेंट के तरह देखते हैं, वैसा ही नंबर 5 के तरह जाएगा। जो नंबर्स बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट होते हैं, जैसे नंबर 2, बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए उन लोगों को, प्लस इमोशनली डिपेंड हो जाते हैं, मतलब नंबर 2 को नंबर 5 का हर एक मोटिव के ऊपर नजर रखना है, हर एक चीज ऐसा मत करो वैसा, तो नंबर 2 और नंबर 5 का क्लैश बहुत ज्यादा होता है। लेकिन नंबर 1 के साथ नंबर 5 बेस्ट बॉन्डिंग होता है, क्योंकि नंबर 1 को भी इंडिपेंडेंसी बहुत ज्यादा पसंद है, उन लोग को लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज्यादा पसंद है, एज वेल एज इमोशनल कनेक्शन उन लोग का रहता है। तो नंबर 1 और नंबर 5 का जोड़ी बेस्ट होता है। ठीक है, अगर हम बात करें ग्रह शुक्र के बारे में, तो क्या ग्रह शुक्र जो होता है, मैंने सुना है कि ये बहुत क्रिएटिव होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं बहुत ज्यादा, पर क्या एट द सेम टाइम इनका रिलेशनशिप में इतना ही अच्छा होता है जितना करियर में होता है? देखिए नंबर 6 जो होता है शुक्र, तो उनका एक चीज जो होता है कि शुक्र आपको लव लाइफ बहुत अच्छा देगा, लेकिन उसके पहले आपका हार्ट ब्रेक होना जरूरी है। ओह शिट। क्योंकि नंबर 6 भी बहुत ज्यादा इमोशनल है अंदर से, बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, बहुत ज्यादा लॉयल पार्टनर होते हैं ये लोग, मतलब जिसको भी ये लोग प्यार करेंगे उसके लिए बहुत ज्यादा लॉयल रहेंगे। लेकिन थोड़ा सा भी इमोशनल टर्बुलेंस क्रिएट हुआ या आप कोई भी चीज़ छुपाए, झूठ बोले, चीट किए, तो वहाँ पे नंबर 6 बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं और उस जगह से अपने आप को रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन उस चीज़ के बाद नंबर 6 के साथ जो भी रिलेशन, क्योंकि नंबर 6 बहुत ज़्यादा रोमांटिक और लविंग नंबर है, तो उस हिसाब से उसके बाद उसका जो लव लाइफ या रिलेशनशिप होता है ठीक रहता है, अगर आपको आपका कॉम्पैटिबल पार्टनर मिल जाता है तो जैसे कि आप मुझे बता रहे हो अलग अलग ग्रह के बारे में, तो ऐसे तो फिर सभी लोगों को ये करना चाहिए कि मिलने से पहले आप पहले मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ बता दो या ग्रह बता दो। नहीं, उसी के लिए मैं आपको ये चीज बोली ना कि आप लोग रिलेशन में जाओ, आप लोग पहले देखो, समझो एक दूसरे को, आपका रिलेशनशिप हो रहा है, आप लोग प्यार कर रहे हो, एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है या आप लोग मैरिज के बारे में सोच रहे हो, तो पहले थोड़ा गाइडेंस ले लो, ताकि हम लोग बोल दे कि इसका कैरेक्टर ऐसा है तो आपको ये चीज समझना होगा, उसका कैरेक्टर, आपके कैरेक्टर वाइज आपको ये चीज थोड़ा एडजस्ट करना होगा। तो जो गाइडेंस होता है हम लोग एक पॉजिटिव वे में आपको दे पाए, तो वो गाइडेंस आप दिमाग में रखोगे तो सबकॉन्शियसली भी आपका जो रिलेशनशिप की तरफ आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, जो एडजस्टमेंट पावर होगा, वो बढ़ता जाएगा। तो जो इश्यूज आप लोगों के बीच में होना था, अगर आप जान गए हो कि वो इंसान ऐसा ही है, अगर उसको मेरे लाइफ में रखना है तो मुझको ऐसे ही उसको ट्रीट करना होगा, तो तब 90% प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। अगर आप लोग भी मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो मेरा डिटेल स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है।